नमस्कार। 24 घंटे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब के हरियाणा सीएम और अब के पूर्व यानी 24 घंटे में वो मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इतनी तारीफ की कि उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री दरी पर सोते थे और वो संगठन का काम देखते थे, मनोहर लाल खट्टर का तब से उनका रिश्ता है। और उनको मनोहर लाल खट्टर के पास एक मोटरसाइकिल थी जिसको वो चलाते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब संगठन का काम देखते वक्त वो उनकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर घूमते थे। आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन के दिनों में हरियाणा के इंचार्ज भी, हरियाणा और पंजाब के इंचार्ज भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तौर पर, मंत्री के तौर पर वो रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब की राजनीति को उन्होंने और वहां के कार्यकर्ताओं से उनका अपना एक रिश्ता भी है। तो उनका ये भाषण मनोहर लाल खट्टर का विधायी भाषण होगा, ये उस वक्त 24 घंटे पहले किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन जिस तरह की चर्चा पिछले कुछ महीनों से हरियाणा की राजनीति में, सियासी गलियारों में चल रही थी, उसको देख के लोग ये कयास लगा रहे थे लगातार कि मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। वो नेतृत्व में परिवर्तन कर सकती है, मनोहर लाल खट्टर की जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना सकती है, ये फैसला भाजपा कर सकती है। और ऐसा ही हुआ। मनोहर लाल खट्टर आज सुबह एकाएक राजभवन गए, उन्होंने इस्तीफा दिया और शाम को अभी आपने देखा कि नायब सिंह सैनी ने अपने तमाम मंत्रियों के साथ वहां पर शपथ ग्रहण कर लिया। इसकी वजह क्या है? मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाना बहुत दिनों से चर्चा में था, लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा और जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला के बारे में, जो कि उप मुख्यमंत्री 4.5 साल तक इस सरकार में थे, गठबंधन में शामिल रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़कर 10 विधायक जीतने के बाद, नतीजे आने के बाद जब 90 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, तो अपने 10 विधायकों के साथ दुष्यंत चौटाला ने पाला बदल कर एक सरकार बनाने का काम किया और उन्हें बहुत सारे अच्छे मंत्रालय भी मिले, उनको डिप्टी सीएम का पद भी मिला। तो ये गठबंधन एकाएक टूट गया और जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला है, उनको पता ही नहीं चला कि ये बीजेपी ने क्या फैसला किया और अब वो खाली हाथ बैठे हुए हैं। अब चर्चा ये भी है कि उनकी पार्टी में टूट हो सकती है, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिस के साथ गठबंधन किया, जिस जिस छोटी पार्टियों के साथ किया, उनका अनुभव अगर आप देखेंगे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो जेडीयू हो और अब जेजेपी है, तो जिन लोगों ने भी उनके साथ समझौता किया, बाद में वो उनकी स्थिति, अगर आप बिहार को देखेंगे तो जेडीयू की उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी बिहार में आई थी, नीतीश कुमार की उंगली पकड़ करके। नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ समझौते के लिए तैयार पहले किया गया और उसकी समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, ये सारे लोग, शरद यादव सब साथ आए और धीरे धीरे आज हालात ये हैं कि बिहार में विधानसभा सदस्यों की दृष्टि के लिहाज से तकरीबन दूनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी है और नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक करियर में सबसे कम लोकप्रियता वाले पायदान पर इस वक्त खड़े हैं। अगर आप पंजाब में अकाली दल को देखें तो अकाली दल की स्थिति भी अब जब से उसका गठन हुआ है तब से सबसे बुरे दौर में अकाली दल पहुंच रही है। हालांकि उसने बीजेपी के साथ गठबंधन किसान आंदोलन के समय तोड़ लिया, लेकिन बावजूद इसके वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन तोड़ने के बाद भी पंजाब में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं आई और शिवसेना के बारे में तो आपको पता ही, ये दो फाड़ हो चुके हैं। तो ये जो उनके गठबंधन के साथी हैं, उनका अनुभव जिस तरीके का रहा है, दुष्यंत चौटाला को भी अब वो अनुभव हो गया। हालांकि इन 4.5 वर्षों में वो डिप्टी सीएम के पद पर बने रहे, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और बिना जेजेपी को, जिसकी 10 सीटें हैं, बिना एक सीट दिए घोषित कर दिए, उससे ये साफ लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब जेजेपी के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। आप सोचिए,
अगर 90 विधानसभा की असेंबली है, उसमें 10 विधानसभा या विधायक वाली पार्टी को एक भी सीट देने के लिए भाजपा तैयार नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि वो पीछा छुड़ाना चाहती थी या सबक सिखाना चाहती थी। इसका अंदाजा आप चाहे जैसे लगाएं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है कुल विधानसभा में, वहां 9 सीटों वाले जयंत चौधरी को 2 सीटें मिल सकती है। अपना दल की सीटों पर 12 सीटों पर अपना दल के 2 सीटें मिल सकती हैं और वहां ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट मिल सकती है। तो 1 सीट जेजेपी को 1-2 सीट हरियाणा में देने में अगर मंशा होती बीजेपी की, साथ रहना होता, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, वो दे सकती थी। लेकिन हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा के नेतृत्व ने किया और इस बात की कतई परवाह नहीं की कि जेजेपी को अगर सीट न दिए तो गठबंधन तोड़ना हो तो तोड़े। इससे पहले कि जेजेपी गठबंधन तोड़ती और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए दुष्यंत चौटाला दिल्ली में थे, उससे पहले वो कोई फैसला लेते, बातचीत करते, भाजपा ने उनको खुद ही उनसे अपनी दूरी बना ली, उन्हें अलग कर दिया और बताया यह जा रहा है कि जेजेपी 3 सीटें मांग रही थी, उस पर अड़ी हुई थी। भाजपा को ये नागवार गुजरा और उन्होंने दुष्यंत चौटाला को किनारे कर दिया। ऐसा फैसला क्यों किया गया और इसका हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। दरअसल पंजाब के कृषि आंदोलन या कृषि कानूनों के समय और वैसे भी जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के प्रति उस तरीके से नहीं जुड़ा जैसे और जातियों में आप कहिए पेनिट्रेशन करने में कामयाब हुई। अगर आप देखेंगे राजस्थान के चुनाव में भी जाटों के प्रभुत्व वाले या बहुमत वाले इलाकों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या देखेंगे तो वहां भी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के विधायक जीते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ नेता हैं जैसे ओम प्रकाश धनखड़, उनके जाट चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी को हरियाणा में खड़ा करने में उनका भी बहुत योगदान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस रणनीति के तहत कि देखिए हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक जाटों का प्रभुत्व राजनीति में बना रहा, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप हरियाणा की राजनीति को पुराने समय का देखें तो हमेशा से 3 परिवार या 3 नेताओं के इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति घूमती रही। एक देवीलाल, वो कहते हैं ना, एक किताब भी है हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। इन्होंने तकरीबन 3 दशकों तक हरियाणा की राजनीति को प्रभावित किया। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इनसे अलग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया तो भी एक जाट पर दांव लगाया। हालांकि वो इन 3 लालों से अलग फैमिली थी। वो 2 बार लगातार कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब हुए और जाटों को लामबंद करने में हुड्डा परिवार बहुत हद तक कामयाब भी होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हरियाणा में टिकटों का बंटवारा या हुड्डा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर फ्री हैंड कांग्रेस नेतृत्व तो राहुल गांधी ने दिया होता तो पिछली बार ही वो टिकटों के बंटवारे सही हुए होते तो पिछली बार ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार बनवा पाने में शायद कामयाब होते, क्योंकि उनके और बीजेपी के सीटों का अंतर 9 था। 31 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और अच्छी खासी दूनी संख्या करीब करीब कांग्रेस पार्टी को मिली थी। बहरहाल अब वो सरकार तो बन गई गठबंधन की। अब सवाल है कि जो मैंने बताया आपको हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण ये है कि बहुत दिनों तक राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशाली होने की वजह से जाट बिरादरी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में धन जन बल बहुत ताकतवर एक समुदाय के तौर पर उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी अपने आप को स्थापित कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जो एंटी जाट वोट्स है उनको एक जगह इकट्ठा करने में बहुत हद तक कामयाबी पाई और इसीलिए उन्होंने गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरी बार सीटों के कम होने के बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर को ही भरोसा किया गया था। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री ने अपने रिश्ते की बात कही। तो अब इसीलिए पिछड़े पंजाबी ये जो समुदाय है, पिछड़े वर्ग से आने वाले, अब नायब सिंह सैनी को अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वो जमीनी कार्यकर्ता भी हैं, मनोहर लाल खट्टर के करीबी भी हैं
और चौटाला फैमिली के रंजीत चौटाला जो पिछली सरकार में मंत्री थे वही सरकार में मंत्री है। डिप्टी सीएम किसी को नहीं बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि देखिए, जाट जो है वो बहुत तेजी से लामबंद बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में हो रहे थे। अब हरियाणा में जाटों की 3 पार्टी हो गई जो कि बीजेपी के साथ नहीं है। इसके पहले कांग्रेस प्रमुख तौर पर और अभय चौटाला की आईएनएलडी, जो अभय चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के साथ आईएनएलडी में है, लेकिन दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला 2 भाई हैं। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अभय चौटाला, अजय चौटाला। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला है। तो इन्होंने अपनी अलग एक पार्टी पिछले चुनाव में बना ली थी और उन्हें ज्यादा सीटें मिली थी। तो अब हरियाणा में 3 पार्टियां ऐसी हो गई जो कि जाट वोटों पर अपना अपना दावा ठोकेंगी। और इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि वो गैर जाट वोटों को, जाट वोटों को तो लामबंद करने की या उनको साथ रखने की बात है, लेकिन जो एंटी जाट सेंटिमेंट्स इस इलाके में है उसको भुनाने के लिए वो उन्होंने हरियाणा में ये फैसला किया है। हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव एक ही साथ होगा। जिस तरह की बात और सहयोगी को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में निकाला है, तो आप निश्चित समझिए कि इस फैसले का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ेगा। और महाराष्ट्र के सहयोगी दल बीजेपी के सोचने लगे होंगे, क्योंकि 6 ही महीने बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकारें हैं और चुनाव 6-8 महीने साल भर के भीतर होने हैं, वहां के सहयोगी दल के लोग ये सोचने लगे होंगे कि उनका आगे क्या होगा। वैसे लोकसभा चुनाव में अभी टिकटों का बंटवारा, टिकटों का पर गठबंधन में बातचीत, महाराष्ट्र में भी शिंदे गुट, अजित पवार गुट, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों में बातचीत अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची है। टिकटों, लोकसभा में टिकटों का बंटवारा एक टेढ़ी खीर इंडिया के गठबंधन के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी है। अभी बिहार में चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, इसके अलावा हम पार्टी, जेडीयू, इन सबको कितनी सीटें दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, और सीटों के बंटवारे के बाद इन राजनीतिक दलों में किस तरह के संबंध बने रहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी ने जैसे ही फैसला किया 10 सीटों पर, देखिए एक गठबंधन से अपने साथी को, मुझे लगता है कि उनको जानकारी भी नहीं रही होगी, उन्हें एक झटके में सरकार से भी बाहर कर दिया और उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो पाई। दुष्यंत चौटाला, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक दुष्यंत चौटाला का भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। 3-4 वजह मैंने आपको बता दी जिसकी वजह से, एक तो मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना था, दूसरे पिछड़े वर्ग के आदमी को सीएम बनाकर, जो जाटों के अतिरिक्त बाकी जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है, पंजाबी समुदाय, उसको एकत्रित करने में, और तीसरी बात है कि मनोहर लाल खट्टर को कुरुक्षेत्र से या दूसरे किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उनका जो जिस तरीका का भावनात्मक बात कही नरेंद्र मोदी ने, और उससे इनका एक ऑनरेबल एग्जिट का रास्ता खुला और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपना रास्ता साफ किया है। अब देखने वाली बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो ये 3 पार्टियां हैं, जेजेपी और आईएनएलडी और कांग्रेस, ये तीनों अलग अलग लड़ती हैं या तीनों एक गठबंधन के साथ आती हैं, या इनमें से किसी 2 में गठबंधन होता है। अब हरियाणा की राजनीति भी बहुत दिलचस्प हो गई है। वैसे इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया है और वो अपने राज्य दर राज्य, मुझे लगता है कि आगे इसी तरह का फैसला वो करते जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अगर वो चुनाव लड़ेगी तो अब की बार 400 पार का जो नारा वो देते हैं उसके करीब पहुंचने में कामयाब होंगे। बहरहाल हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र और बिहार पर भी नजर रखिएगा। नमस्कार।